एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नेट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये हमारे किसी न किसी जो है ईयर में पूछा गया है सारा का सारा क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है। पहला है सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार, दूसरा है चर्म कामगार, तीसरा है बसोड़, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर पर मानव मल ढोने वाले जो सफाई कामगार होते हैं उनसे संबंधित प्रतिष्ठा योजना चलाई गई थी। ये योजना इन लोगों को मतलब समाज में सम्मानित जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए ये योजना चलाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यह विचार कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं निम्न में से क्या है। पहला है विश्वास, दूसरा है मापदंड, तीसरा है मूल्य, चौथा है मान्यता। तो इसमें से मतलब पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है ये जो विचार है इसमें से क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक विश्वास है। मतलब ऐसा लोगों का विश्वास है कि जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। यह केवल और केवल एक विश्वास है, यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है। पहला है रेडक्लिफ ब्राउन, दूसरा है आर.के. मर्टन, तीसरा है मैलोवस्की, चौथा है एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेडक्लिफ ब्राउन। देखिए रेडक्लिफ ब्राउन का कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान जो है ये तुलनात्मक विज्ञान है और इन्होंने समाज की संरचना और विभिन्न संस्थाओं के प्रकारों के ऊपर ज़्यादा बल दिया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल तथा आकृति के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन है एस.एफ. नाडेल, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर मर्टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस.एफ. नाडेल। देखिए एस.एफ. नाडेल ने अपने विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत से मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों को प्रभावित किया है और इनके अनुसार किसी वस्तु या सत्ता के हिस्सों के औपचारिक संबंधों को संरचना कहते हैं। इन्होंने सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल तथा आकृति के रूप में परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नारीवाद विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। ऑप्शन है सिमोन दी बुआर, दूसरा है मार्गरेट मीड, तीसरा है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, चौथा है बेटी फ्रेडन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिमोन दी बुआर। देखिए जो सिमोन दी बुआर हैं ये एक मतलब दार्शनिक हैं और इन्होंने मतलब समाजशास्त्र में बहुत अच्छा खासा इनका बौद्धिक लेखन है और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है द सेकेंड सेक्स। द सेकेंड सेक्स इनकी पुस्तक है, बहुत फेमस बुक है इनकी। इसके अलावा एक और इनकी बुक है शी केम टू स्टे। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। तो इनका जो ये कथन है कि नारी पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है, मतलब इनका कहना है कि यह संपूर्ण रूप से सभ्यता ही है जो इस प्राणी को बनाती है। यानी कोई नारी पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है और उसे ये कौन बनाता है, सभ्यता बनाती है, इनका ऐसा कहना है। और सिमोन दी बुआर जो हैं ये सेकेंड वेव फेमिनिज्म हैं, यानी जो द्वितीय लहर की नारीवाद हैं ये। सेकेंड वेव फेमिनिज्म है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने कहा था कि जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तब वर्गीय संगठन एवं संलग्नता अधिक हो जाती है। ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, राल्फ डेहरेनडॉर्फ, एंथनी गिडेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथनी गिडेंस।
एंथनी गिडेंस ने कहा था कि जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तो क्या होता है, वर्गीय संगठन जो होता है वो अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसने निम्नलिखित में किसने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, आगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सबसे पहले समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन इन्होंने सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया था, यानी इंटरप्रिटेटिव जो अंडरस्टैंडिंग होती है। इन्होंने देखिए कहा था कि कोई भी मानव अभिवृत्ति या गतिविधि जिसके साथ कर्ता अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ शामिल करता है वो क्या कहलाती है, सामाजिक क्रिया कहलाती है। यानी सोशल एक्शन जो सामाजिक क्रिया होता है वो एक्शन का रिएक्शन होता है। मतलब हम किस क्रिया को सामाजिक क्रिया कहेंगे, तो इनका कहना था कि जिसमें मतलब जो कर्ता होता है वो अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ सम्मिलित करता है, तो वो क्या होता है, सामाजिक क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा? समझौता या इकरारनामा भी कभी कभी लिखा रहता है यहाँ पे। ऑप्शन है मर्डाक, टाइलर, मेलनोवस्की या फिर वेस्टरमार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेलनोवस्की। मेलनोवस्की ने क्या कहा था कि विवाह जो है ये बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता या इकरारनामा है। और मेलनोवस्की जो थे ये एकल विवाह के समर्थक थे। ये एकल विवाह के समर्थक थे और इनका जो मतलब इनके अनुसार जो एक विवाह है यही सच्चे विवाह का स्वरूप है। और इन्होंने कहा था कि यही एक सच्चे विवाह का स्वरूप है और यही पहले रहा था। और इन्होंने कहा था कि विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रखरखाव हेतु एक समझौता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जातियों में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल एकता पाई जाती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जी एस घुरिये का, आंद्रे बेते का, मैकिम मैरियट का, एम एन श्रीनिवास का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन श्रीनिवास का। देखिए एम एन श्रीनिवास ने कहा कि जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है। इन्होंने मतलब जाति व्यवस्था में काफ़ी विविधताएं देखी हुई थी, तो इसीलिए एम एन श्रीनिवास ने भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्व और क्षैतिज जो गतिशीलता होती है, एकता होती है, सॉरी जो एकता होती है उसकी बात इन्होंने की थी। इन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था में ऊर्ध्व और क्षैतिज एकजुटता पाई जाती है यानी एकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का विस्तृत विज्ञान है? ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, पेरेटो, मैक्स वेबर, एस.टी. दुबे। तो इसका राइट आंसर मैक्स वेबर होगा। सभी को लगभग पता होगा क्योंकि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो परिभाषा दी थी, इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र जो है ये सामाजिक क्रिया का विस्तृत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम ने समाज को ऐसे परिभाषित किया है। ऑप्शन है विचार का समुदाय, सजाती समुदाय, आचार समुदाय या फिर नैतिक समुदाय। तो इमाइल दुर्खीम ने समाज को किस तरीके से परिभाषित किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक समुदाय। इमाइल दुर्खीम ने समाज को नैतिक समुदाय के रूप में परिभाषित किया था। इनके अनुसार समाज जो है एक सामाजिक तथ्य है। इन्होंने समाज को क्या कहा था? समाज एक सामाजिक तथ्य है। और इन्होंने कहा था कि समाज व्यक्तियों से अधिक समूहों एवं संस्थाओं की व्यवस्था है। ये भी पूछा जाता है कि समाज व्यक्तियों से अधिक समूहों एवं संस्थाओं की व्यवस्था है, यानी समूह एवं संस्थाओं की बात कौन करता है? तो इमाइल दुर्खीम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता है बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाता है, यानी दोहरी भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में किस विचारक ने यह विचार दिया? ऑप्शन है राल्फ डेरेनडार्फ, लुई कोजर, कार्ल मार्क्स या फिर मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोजर। देखिए इनकी एक पुस्तक थी फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट।
इस बुक में इन्होंने अपना जो है संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। इस बुक में इन्होंने अपना संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत इस बुक में इन्होंने दिया था और इसी में इन्होंने बताया था कि जो सामाजिक संघर्ष होता है ये हमेशा विनाशकारी नहीं होता है, बल्कि कभी कभी समन्वयकारी भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते हैं? ऑप्शन है डेविड हार्डीमैन, लुई डूमा, बी आर अम्बेडकर, एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का विचार था कि जो जाति या अस्पृश्यता होती है ये हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देती है, यानी मिलजुल कर कार्य नहीं करने देती है, जो जाति और अस्पृश्यता की भावना है। अंबेडकर जो है इन्होंने बताया था कि जो भारत में दलित जातियां हैं, मतलब दलित जातियां वे जातियां हैं जिन्हें अपवित्र व्यवसाय करना होता है और जो वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं है, ऐसी जातियों को दलित जातियां मतलब कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा समर्थक थे दलित जातियों के लिए, इन्होंने बहुत कुछ किया है और इनका मुख्य रूप से नाम जुड़ा है कि इन्होंने अस्पृश्य जातियों यानी दलित जातियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आर के मर्टन, एस एफ नाडेल, रॉबर्ट पार्क, राल्फ लिंटन। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राल्फ लिंटन। इन्होंने कहा था कि किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती है। ये एक अमेरिकी मानव शास्त्री थे राल्फ लिंटन। लिंटन ने भूमिका के संदर्भ में लिखा है कि भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमानों की संपूर्णता को दर्शाने के लिए किया जाता है। इन्होंने कहा कि हम भूमिका के अंतर्गत उन प्रवृत्तियों, मूल्यों और व्यवहारों को शामिल करते हैं जो किसी विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित व्यक्तियों को समाज द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष जो है समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं, या किसने कहा है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सीमेल, सी राइट मिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज सीमेल। देखिए जॉर्ज सीमेल जो थे ये जो है परिवर्तन में संघर्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं। ये कार्ल मार्क्स की तरह ही जर्मन समाजशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, एस टी दुबे, मिल्टन सिंगर, या फिर योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह की एक पुस्तक थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इनकी ये बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इस पुस्तक में इन्होंने अपने इस कथन को व्यक्त किया था कि जो है भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप में निरूपित होती है, यानी परंपरा से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकास मतलब इसका हो रहा है एक सीधी रेखा में, यानी परंपरा से आधुनिकीकरण की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजाति तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं? ऑप्शन है ए आर रेटक्लिफ ब्राउन, दूसरा है डी डी कौशाम्बी, तीसरा है एस एस सरकार, चौथा है एम मैरियॉट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी डी कौशाम्बी। देखिए डी डी कौशाम्बी का मतलब कहना था कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजाति तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं। इनकी एक पुस्तक थी इनकी पुस्तक थी, इसको लिख देते हैं,
जिसको ना पता हो इनकी बुक का नाम आप लोग नोट कर सकते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्टोरी, ये इनकी बुक है। और इसी में इन्होंने लिखा था कि जातियों का जो विकास है ये वैदिक युग में वर्णों के आंतरिक विभाजन का परिणाम नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर यह बाहरी प्रक्रियाओं का परिणाम है। इनका कहना था कि जो जाति है क्या है, ये बाहरी प्रक्रियाओं का परिणाम है। और इन्होंने कहा कि भारत का इतिहास कहता है कि पूरे समय में जो जनजातियां हैं ये सामान्य समाज का भाग बनती जा रही हैं, यानी जो जनजातियां हैं, जनजाति समाज है, ये जो सामान्य समाज है उसमें घुल मिल रही हैं, उसमें मतलब उनके संपर्क में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विचार विधि सम्मतन संकट के साथ बुने गए हैं? ऑप्शन है जे हैबरमास, अल्थ्यूजर, अलेक्जेंडर, अल्फ्रेड सूट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे हैबरमास। विधि सम्मतन संकट यानी जो लेजिटिमेशन क्राइसिस होता है, इसके संबंध में अपने विचार इन्होंने दिए हैं। और इन्होंने जो है इसका विश्लेषण आधुनिक पूंजीवाद समाज में इन्होंने इसका विश्लेषण किया है। और इनके अनुसार जो पूंजीवादी समाज है वो मतलब पूरी तरीके से विरोधाभासों, संकटों और विकृत ज्ञान से भरा हुआ है। और इसीलिए इन्होंने इनकी एक जो पुस्तक थी उसका नाम ही था लेजिटिमेशन क्राइसिस। इनकी बुक का नाम था लेजिटिमेशन क्राइसिस, ये इनकी बुक है। इसी में इन्होंने अपना ये जो विचार है उसको दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब कार्ल मार्क्स का यह कथन है कि कौन सी किताब में कार्ल मार्क्स का यह कथन है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्गों के संघर्षों का इतिहास है? ऑप्शन है दास कैपिटल, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या फिर दी 18th ब्रूमेर। तो कौन सी पुस्तक में इन्होंने ये कथन अपना दिया हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इनका ये कथन था कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग के संघर्षों का इतिहास रहा है या फिर वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या फिर जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है, इसको कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भी बोलते हैं। ये आई थी 1848 में, 1848 में इनकी ये पुस्तक आई थी। और इसमें इन्होंने मार्क्स ने और इनके जो दोस्त थे एंजल्स, दोनों ने मिल करके लिखा था कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। सॉरी, एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है ये इनकी बुक नहीं थी, ये एक घोषणा पत्र था, यानी एक दस्तावेज था। और ये 1848 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उसके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति है? ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन है के पॉपर, दूसरा है ई नागेल, तीसरा है जे गॉल्टंग, चौथा है कार्ल पियर्सन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल पियर्सन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होंगे। यह किसका विचार है? ऑप्शन है जे एस मिल, मैक्स वेबर, सैमुअल पी हंटिंगटन, चौथा है इमाइल दुर्खीम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल पी हंटिंगटन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अल्पतंत्र का लौह नियम विचार किसने दिया? रॉबर्ट माइकल, आलमंड पावेल, C.W. मिल्स या फिर कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट माइकल या रॉबर्ट मिचेल भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो इन्होंने अल्पतंत्र का लौह नियम का विचार दिया था। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है। यह तर्क किसने दिया है? ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास या फिर एससी दुबे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीपी मुखर्जी यानी धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी। देखिए, जो डीपी मुखर्जी थे ये मार्क्सवादी थे, लेकिन ये अपने आप को मार्क्सवादी की बजाय मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते थे। ये अपने आप को मार्क्स शास्त्री। और इन्होंने भारतीय समाज का विश्लेषण भौतिकवादी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है। इनका जो दृष्टिकोण है वो भौतिकवादी मार्क्सवादी है। तो इन्होंने भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा मतलब समझने पर बल दिया है। ये जो है भारतीय परंपराओं में जो छिपी हुई सामाजिक यथार्थताओं को जानने में ज़्यादा इनकी रुचि थी, और वे समझना चाहते थे कि जो भारतीय परंपराएं हैं इसको आधुनिकता के साथ जोड़कर किस प्रकार मानवीय कल्याण और विकास के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। और इनका मुख्य उद्देश्य ही था सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए परंपराओं का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी? ऑप्शन है पार्सन्स, वेबर, दुर्खीम और मर्टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमाइल दुर्खीम। इनका मानना था कि जिन समाजों में अत्यधिक या कम एकीकरण, इन्होंने एकीकरण की बात की थी, जिन समाजों में कम एकीकरण या विनिमय पाया जाता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होती हैं। इनकी एक पुस्तक थी जो द सुसाइड, इसी में इन्होंने ये चीज़ें बताई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके तर्क के अनुसार कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है यानी प्रकार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है, सेफ्टी वॉल्व, जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में फूट सकती है? ऑप्शन है कोजर, मार्क्स, डेरेनडार्फ या फिर लकमैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोजर। देखिए, इनका मानना था कि जो सामाजिक व्यवस्था होती है, जो संघर्ष होता है वो सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने तथा संस्थाओं के विकसित करने में सेफ्टी वाल्व का काम करता है। सेफ्टी वाल्व का काम करता है। और कोजर के अनुसार जो विरोधी भाव है उसको जो है इन्होंने बताया था 3 तरीके से कि विरोधी भाव को विरोधी समूह के प्रति शत्रुता प्रदर्शित करके, दूसरा इन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण भाव को किसी अन्य व्यक्ति या समूह के ऊपर करके, तीसरा इन्होंने बताया किसी अन्य व्यक्ति या समूह के बिना स्वयं अपने ऊपर व्यक्त करके किया जा सकता है। कोजर जो है प्रकार्यात्मक संघर्षवादी थे, सभी को पता होगा ये प्रकार्यात्मक संघर्षवादी थे। और ये संघर्ष को पॉजिटिव लेते थे, यानी ये मानते थे कि संघर्ष जो होता है ये समाज के लिए अच्छा है, मतलब फंक्शन का भी काम करता है, केवल डिसफंक्शन का काम नहीं करता है, फंक्शन का भी काम करता है संघर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? ऑप्शन है AR देसाई, GS घुरिये, DP मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AR देसाई, यानी इनका पूरा नाम क्या है? अक्षय रमन लाल देसाई है। देखिए, AR देसाई का विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है। AR देसाई की एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है स्टेट एंड सोसाइटी,
स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ये 1975 में आई थी, 1975 में आई थी। इस पुस्तक में इन्होंने आधुनिकीकरण की समीक्षा प्रस्तुत की है और इनका कहना था कि जो आधुनिकीकरण की अवधारणा है ये वस्तुतः पूंजीवाद का ही रास्ता है। इन्होंने अर्थव्यवस्था में वर्ग संरचना और वर्ग भूमिका का विश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और जमीन है? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, लुई डूमा, लुई विर्थ या फिर AR देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस की अवधारणा थी गरीबी की संस्कृति, ये इनकी अवधारणा थी। और इन्होंने इसमें कहा था कि जो ग्रामीण समाज है इसमें विभाजन का कारण जर जोरू और जमीन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं या किसका कथन है? ऑप्शन है रेंडॉल कॉलिंस, कार्ल मार्क्स, राल्फ डेरेनर या फिर मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेंडॉल कॉलिंस। तो रेंडॉल कॉलिंस के अनुसार संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं और कॉलिंस ने संघर्ष का मूल कारण शक्ति के स्रोतों को माना था। इन्होंने संघर्ष का मूल कारण किसे माना था? शक्ति के स्रोतों को। और इन्होंने शक्ति के स्रोतों को माना है और जो व्यक्ति और समूहों की निहित होते हैं, व्यक्ति और समूहों में निहित होते हैं, यानी व्यक्ति और समूहों में जो शक्ति के स्रोत निहित होते हैं इसको इन्होंने संघर्ष का मूल कारण माना है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।